हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भूरिया बिफोर यू। आज का हमारा टॉपिक है KVSPRT क्वेश्चन सीरीज का सी पार्ट नंबर 2। ठीक है, हम जैसे कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करते हैं क्वेश्चन को उठा के, उससे रिलेटेड जितने भी आपके हो सकते हैं कवर, उतना हम कवर करते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंजेस, कि इनमें से कौन कौन से हैं जो फिजिकल चेंजेस हैं। फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आयरन को ऐसे मेल्ट किया जा रहा है, हीट प्रोवाइड की जा रही है हाई टेम्परेचर, और उसके बाद इसकी जो है स्टेट चेंज हो जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये फिजिकली चेंज हो रहा है या केमिकली चेंज हो रहा है? ये मुझे तो लग रहा है कि फिजिकली ही चेंज हो रहा है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे कि जंग लग जाता है आयरन की जो चीज़ों पे। तो मैंने आपको बताया भी है कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से ये होता है। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको यूज़ करके, सनलाइट वगैरह होती है, और फिर आपकी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, वो रिएक्ट करके जो रस्टिंग कोज करते हैं। तो ये क्या है, आपका केमिकल फिनोमिना है, तो ये तो नहीं होगा। देन बैंडिंग ऑफ आयरन रोड। जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे हम आयरन को बैंड करते हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम आयरन के, तो वहाँ पे बैंडिंग का प्रोसेस एक बहुत ही जनरल सा कॉमन सी बात है। तो उसमें हम उसकी स्टेट चेंज नहीं कर रहे होते, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर रहे होते हैं। फिर ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल। जैसे कि ये एक वायर थी आयरन की, जैसे कि पतला पतला और पतला किया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके का फिजिकल चेंज ही हुआ। तो अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जो आपके ऑप्शन है करेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका फर्स्ट सेकंड तो नहीं है, लेकिन थर्ड है एंड फोर्थ है। तो ऑप्शन के लिए चेक करेंगे यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है। जो फर्स्ट है आपका, थर्ड है और फोर्थ है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। पहला दिया गया, मास ऑफ एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, कि जो ये मास है एटम का, जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो थॉमसन मॉडल में क्या किया गया था, जो इसे वाटरमेलन से कंपेयर किया गया था, वाटरमेलन से कंपेयर किया गया था, कि ये बोला गया था जो ये आपको रेड मास दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि आपका इधर दिखा रखा है। और जो ये आपको धसे हुए दिखाई दे रहे हैं इसके सीड, इसे इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया था, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से कंपेयर किया था, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे हम इसकी बात करें, जो पॉजिटिव चार्ज की बात करें या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मतलब बराबर जो कंपोजिशन इसका थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बोल रहा है मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, सही बात है। देन द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, ये भी बात सही है कि पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका जो है नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉजिटिव चार्जेस चार्ज स्फीयर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सही बात है। देन है आपका, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट करते। तो आपका चूज करना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर आता है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, फिर है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, देन आपका फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। तो आपके आंसर की बात करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, ये मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। देन बात करें, विच सेल ऑर्गेनेली प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन अ सेल, कि डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, ड्रग्स को और पॉइजन्स को।
तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपकी गोल्गी एपरेटस, देन आपकी लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आपका वैक्यूल्स। तो सबसे पहले मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लूँ तो आपको दो तरीके के ईआर पढ़ाए गए थे, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और फिर एक रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ क्या था, जिस पे आपको कोई ये पबल्स जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है। राइबोसोम्स जिसपे नहीं अटैच्ड थे, वो क्या थी आपके, स्मूथ थी। अब इसका काम क्या होता है देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डज नॉट पोजेस राइबोसोम्स ऑन इट्स मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया। Then it is involved in detoxifying of many poison and drugs such as aspirin, insecticides जैसे DDT हो गया आपका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए आपके, and pollutants and converting them to safer water soluble products। तो ये बोलता है देखो डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, चाहे इसमें आपके कोई पॉइजन्स हुए या फिर ड्रग्स हुए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए, और उन्हें कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल प्रोडक्ट्स में। अगर सोल्यूबल हो गए वो, तो हम उसे आउटसाइड द बॉडी डिस्चार्ज कर सकते हैं थ्रू यूरिन, ठीक है, या फिर मोस्टली तो आप यूरिन के थ्रू ही मतलब उसे बॉडी से बाहर करेंगे, ठीक है, या फिर हमारे जो होते हैं फेकल मटेरियल होता है उसके थ्रू भी आप उसे मतलब डिस्पोज कर सकते हैं। स्वेटिंग में भी एक तरीके से हम डिटॉक्सिफिकेशन की ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो आपका आंसर जो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन गोल्गी एपरेटस वगैरह के बारे में आपको मैंने बता दिया था। लाइसोसोम्स थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे। लाइसोसोम्स is organelle that is found in nearly all types of eukaryotic सेल। हर एक यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलती है, जैसे कि प्लांट सेल हो गई, आपकी एनिमल सेल हो गई, ठीक है, ये क्या है आपकी यूकैरियोटिक सेल है। इधर आप देख रहे हैं लाइसोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पाउच से जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, ये ठीक है। अब देखिए इधर आपको ये वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट, ये एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, ये फूड का पार्टिकल है, ये गोल्गी एपरेटस है आपके, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अब बात कर लेते हैं, लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय द बेल्जियन ने इनको डिस्कवर किया था। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ओल्ड सेल्ड पार्ट, जो ओल्ड मतलब कि सेल हो गई हैं, डाई हो गई हैं, उनके पार्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ये डाइजेस्ट कर लेता है, और मैक्रो मोलिक्यूल्स जो थोड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं कंपैरेटिवली, उनको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है। Each lysosome is surrounded by a membrane that maintains an acidic environment। ये लाइसोसोम क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखता है। देखिए ये एक बैग अलग से पाउच सा बना हुआ है, तो इसके और इसके जो टेम्परेचर, इसके पीएच में स्लाइट वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो वही वेरिएशन इस मेम्ब्रेन की वजह से रह पाता है, जो इसे एनसर्कल्ड करके रखती है। Contain a wide variety of hydrolytic enzymes, acid hydrolase। देखिए जो एज होते हैं ना, ये क्या होता है, एंजाइम्स के लिए यूज किया जाता है। एसिड हाइड्रोलेज जो कि हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का, सच एज न्यूक्लियर एसिड हो गए, आपके प्रोटीन्स हो गए, और पॉलीसेक्राइड्स हो गए। इन सब का क्या करते हैं, ये डाइजेशन, ये सब एंजाइम्स हैं, इन सब चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, जो कि आपके लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। देन आपका आंसर क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि वैक्यूल्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है, और गोल्गी एपरेटस के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है। देन हम बात करें, अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल अराइज इज। तो ये वर्टिकली अपवर्ड कोई बॉडी जा रही है, उसके बारे में बोला गया है। फिर इसकी ऑप्शन दिए गए हैं u/g, फिर u/2g, u के ऊपर स्क्वायर है, u² by 2g, देन आपका u² by g,
देन आपका आया है u/2g। देखिए इस तरीके की कोई इमेज है आपकी, ये क्या है, नीचे से थ्रो किया गया, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। अब वर्टिकली अपवर्ड तो थ्रो किया गया, इसकी हाइट कितनी ज्यादा हाइट बताई गई है, h, स्मॉल h, ठीक है। अब इसने पूछा कि कितना ऊपर तक जाएगा, विच इट विल अराइज इज, कि इसकी जो क्या है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके जो हमारा आंसर निकलेगा। देखिए फिर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल को क्या बोलते हैं, यू। यू क्या होता है हमारा इनिशियल, इसको आप याद करने के लिए इनिशियल को यूनिशियल याद रख सकते हैं, जिसका हमें सिंबल याद रह जाएगा कि इनिशियल का सिंबल क्या है, यू, ठीक है। फिर आता फाइनल वेलोसिटी वी। देखिए जब हम विक्ट्री हो जाते हैं तो अपने फिंगर से कैसा साइन बनाते हैं, वी का, तो ये क्या होती है हमारी फाइनल हो जाती है, तो वी फाइनल वेलोसिटी। देन आपकी हाइट h से रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल h से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 2as, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, हमें यही चीजें तो फाइंड आउट करनी है। और जो एक्सेलरेशन क्या होती है, जब हम मान लो अर्थ पे एक सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हैं सीधा सीधा, तो ए कैलकुलेट करते, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते, जबकि हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो आपका क्या होगा, जी आ जाता, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू कैसे पुट की, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जी, जीरो, जीरो को स्क्वायर करें या ना करें तो आपका जीरो ही रहने वाला है। फिर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर मैं लगाना भूल गई हूँ इधर, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे आप, -2gh, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया, ये थोड़ा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका फॉर्मूला था, यू स्क्वायर इधर आया -2gh, तो इसको क्या करेंगे, 2gh को इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, और जीरो में 2gh प्लस करेंगे तो 2gh ही आएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर आपका एज इट इज है। तो इधर हम h को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें h का फाइंड आउट करना है कि कितनी अराइज होगी वो, ठीक है। h फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, क्या रहेगा, यू स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि ये इधर आ गया, ये अब अपोन में आएगा, तो ये वाला आंसर कहाँ है आपका, यू स्क्वायर बाय 2g। ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें, अब बॉय इज whirling a stone tied with a string in a horizontal circular path. If the string break, the stone का क्या होगा। तो देखिए ये सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, पकड़ के हम इसे जब घुमा रहे थे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, ठीक है। किया होगा आपने कभी ना कभी थ्रेड से बांध के किसी चीज को, बॉल वगैरह को, और गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है एकदम से मान लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ब्रेक हो गया ऐसे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ, तो भी ये कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में घूमती रहेगी, will move along the straight line toward the center of the circular path, कि जो ये सेंटर, सर्कुलर पाथ का सेंटर ये है ना, तो इसकी तरफ चली जाएगी, टूटने के बाद सीधा ऐसे ट्रेवल करके इधर की तरफ गिर जाएगी, या फिर will move along the straight line tangential to a circular path, कि जैसे यहाँ से सीधा जाएगी और नीचे जमीन की तरफ लैंडिंग कर जाएगी, मतलब एक टेंजेंट बना लेगी। देन आपका है विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ, कि या ऐसा होगा कि ये सर्कुलर पाथ है, इसके परपेंडिकुलर सीधी सीधी चली जाएगी। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, कभी एक्सपेरिमेंट थोड़ा तो इतना तो फील कर पाए होंगे, अगर ये टूट जाएगी तो अंदर की तरफ जाएगी, या फिर थोड़ा सा आगे की तरफ जाके फिर गिर जाएगी, या फिर सीधी भागती चली जाएगी, या फिर सर्कुलर पाथ में ही घूमती रहेगी। आपको नहीं लगता थोड़ी सी दूर जाके फिर वो गिर जाएगी, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो जो आपका है ये वाला होगा कि टेंजेंट बनाएगी थोड़ी सी दूर आगे सर्कुलर पाथ में, जैसे ही वो
ब्रेक किया सर्कुलर पाथ से सीधा जाएगी और फिर जो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ गिर जाएगी, तो एक टेंजेंट कोज करेगी ये, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, एक बॉडी है h हाइट से नीचे गिर रही है, आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट h/2 इट विल पोजेस, कि क्या पोज करेगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये इस प्रकार से है, यहाँ पे थी, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब मोशन में कोई चीज होती है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जब रेस्ट में कोई चीज होती है तो वो अपनी पोटेंशियल स्टेट पे होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² है। तो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ये एक ही बॉडी की होती है, और एक ही बॉडी की होती है, ये इक्वल होती है, दोनों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस अकॉर्डिंग mgh इज इक्वल टू हाफ mv² होगा। देखिए जब ये रेस्ट की स्टेट में थी तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी इसकी, 0 थी, क्योंकि ये मूव तो कर ही नहीं रही थी, और पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त कितनी थी, mgh। जब ये मोशन में आई धीरे धीरे, और यहाँ पे आके क्या किया इसने, काइनेटिक, जैसे जस्ट टच होने से थोड़ी पहले की बात है ये, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ पे आके एकदम 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन बिटवीन क्या होगा, तो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और थोड़ी सी आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो आपकी जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, कि कौन सा जो है मिरर यूज करें, कौन सा हम इमेज देखने के लिए यूज करें ताकि हमें जो कंप्लीट बिल्डिंग की इमेज दिखाई दे सके। अ कॉनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, अ प्लेन मिरर, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर, दोनों को मतलब एडजस्ट करके यूज किया जाए। देखिए ये इमेज देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज बनेगी, रे ट्रेवल की ऐसे और ऐसे, तो जब ये आगे की तरफ एक्सटेंड किया गया तो ये छोटी वाली इमेज बनेगी, इसकी छोटी वाली इमेज बनेगी, जिससे कि हम पूरी बिल्डिंग को कम एरिया में देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा जो है मिरर यूज हुआ, आपका कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये जो है वर्चुअल इमेज बनती है इसमें, ठीक है। We know that the convex mirror forms a virtual and small image, तो हम यही यूज करेंगे, irrespective of position of the object, so a full length image of the distant tall building can definitely be seen by using a convex mirror। तो convex mirror का यूज करके हमने क्या किया, बिल्डिंग को देखा। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, electrical resistivity of a given metallic wire depends upon its length, its thickness, its shape, its nature of the material। देखिए ये एक इमेज है, तो कोई भी मेटल है, इसमें रो से क्या दिखाया गया है, रेजिस्टिविटी, ये लेंथ दिखाई गई है आपका, ये ए से एरिया दिखाया गया। फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। देखिए रेजिस्टिविटी को समझिए पहले, रेजिस्टेंट जो प्रोड्यूस करे, मतलब कि बाधा प्रोड्यूस करे, वो किस वजह से होगी, अगर करंट पास हो रहा है किसी चीज में से तो वो किस वजह से होगी, अगर बैरियर आ रहे हैं, कोई चीज मान लो कोई छोटी छोटी बॉल्स भरी हुई है, एक जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल आपका कुछ भी है, ये जैसे दिखा रखा है, इसके अंदर छोटी छोटी सी बॉल भरी हुई है। अब जितनी बॉल कम होंगी जितनी ज्यादा होंगी उस पर ही तो डिपेंड करेगा। अगर आपको उसमें से कुछ पास कराना है, तो आप क्या देखेंगे, जितना उसमें स्पेस अवेलेबल होगा उतनी ज्यादा जल्दी से पास हो जाएगी। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा भरी हुई है तो उसे पास होने में दिक्कत आएगी, मतलब रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। मतलब कि क्या हो गया कि इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी वो, और डेंसिटी किस चीज पे निर्भर करती है, कि मटेरियल का जो है नेचर कैसा है उस चीज पे। अब बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज एन
intrinsic property that quantifies how strongly a given material opposes the flow of electric करंट। कि यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना, जैसे मैं आपको कोई मटेरियल पास कराने की बात कर रही थी, तो जितना ज़्यादा डेंस होगा तो वो नहीं पास हो पाएगा। A low resistivity indicate a material that readily allows the movement of electric charge, that is the number or density of the free electrons in the conductor with the nature of the conductor। तो यही बात तो बोली गई है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। In the arrangement shown in the figure, there are two coiled wound on the non-conducting cylindrical rod. Initially, the key is not inserted. Then the key is inserted and later removed. Then क्या होता है, देखिए ये एक जो रॉड है इस पे क्या किया गया, इस पे सिलेंड्रिकल रोड पे क्या किया गया, वायरिंग की गई है। ये वायरिंग है एक तरीके से, कोइल टू कोइल है, इसको कर दिया गया है, इसमें रोल कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि पहले इन्होंने की नहीं लगाई थी, फिर एक बार की लगाई और फिर रिमूव कर दी। तो इस वाले मीटर में क्या डिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, रेस्ट में रहेगी, क्या पोजीशन होगी, वो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर रिमेन्स जीरो थ्रू आउट, कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का। ये गैल्वेनोमीटर जो है ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ये हमेशा जीरो रहेगा। देयर इज momentary deflection in the galvanometer but it dies out shortly and there is no effect when the key is removed, कि अगर हमें इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हमने की को रिमूव कर दिया। मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आया लेकिन वो कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा की रिमूव करने से। और देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट die out shortly. The deflection are in the same direction. जो deflection है same direction में रहेगा। There are momentary galvanometer deflection that die out shortly. The deflection are in opposite direction. कि deflection तो हो गया, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है, ये थोड़ी देर के लिए जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा और सेम ही डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं है लेफ्ट राइट हो रहा है। वो अगर राइट में हुआ तो राइट में, लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट में ही। जबकि फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो करंट है उसके फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होगा और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होके थोड़े ही टाइम में वो खत्म हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा फोर्थ होगा, कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा और कुछ टाइम के बाद यह डिफ्लेक्शन है खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट वो ओनली once during one cycle of passes through the body is exhibited by, ऑप्शन दिया गया है लैबियो, कैमिलियन, सालमेंडर, हिपोकैम्पस, एक्सोकोइटस, एनाबेस। देन थर्ड में दिया गया हाइला, राना, ड्रैको। फोर्थ में दिया गया आपका व्हेल, डॉल्फिन और टर्टल। देखिए ये एक आपको दिखाया गया है किस तरीके से होता है। ये आपका हार्ट है, इसमें वेंट्रिकल है और एट्रियम है। ये आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, गिल कैपिलरी जो होती है आपकी, वहां तक ब्लड है वो पहुंचता है। यहाँ से ऑक्सीजन इन्हें मिल जाती है और ये प्योरीफाई होता है। ऑक्सीजन मतलब क्या करती है, प्योर कर देती है ब्लड को थोड़ा सा, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब यहाँ पे सिस्टमिक कैपिलरी आएगी, जितने भी अपने सिस्टम में जो है ब्लड की सप्लाई करनी होती है वो आ गई। उस ऑक्सीजन को क्या किया, यूज किया गया और वेन्स के थ्रू दोबारा से हार्ट में भेज दिया गया। तो इस तरीके का होता है। तो आपसे पूछा गया है सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है।
सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, तो एक आपको टेबल के थ्रू मैं समझाऊंगी। इसमें एनिमल्स जो हैं जैसे कि फिशेस हैं आपकी, इनमें क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ये फिश वाला था, इसमें 1 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। तो सिंगल सर्कुलेशन दिखाया गया था, एक बार ही जो हार्ट से बाहर निकल रहा था और एक बार ही उसमें एंटर कर रहा था कंप्लीट एक सर्कुलेशन करके। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका लेबियो हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, एक्सोकोइटस हो गया, देन आपका एनाबेस हो गया, और बाकी भी जो भी फिशेस जो होती हैं आपकी वो हो गई। सेकंड बात करें हम एम्फीबियन की, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की, इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रियम होते हैं आपके, 1 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ है क्या, मिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सैलमेंडर हो गया, हाइला हो गया, राना टिग्रीना हो गया, जैसे कि जिसमें एम्फीबियन आते हैं, कैमिलियन हो गया आपका, ड्रैको हो गया, टर्टल हो गया, और रेप्टाइल्स जो ये ड्रैको हो गया, टर्टल हो गया आपका, और फिर कैमिलियन हुआ, ये क्या है आपके रेप्टाइल्स हैं। देन आपकी बात करें बर्ड्स एंड मैमल्स की, इनमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें कि 2 एट्रिया होते हैं आपके और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इनमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती क्योंकि हर एक ऑक्सीजनेटेड के लिए अलग चैम्बर होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड के लिए अलग चैम्बर होते हैं। इसमें बर्ड्स जैसे कि पिजन आ गया आपका, पैरिट्स आ गया, व्हेल जो कि मैमल है, डॉल्फिन हो गए, फिर ह्यूमन हो गए, ये सब आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। और सिंगल सर्कुलेशन इस वाले में होता है आपका, सिंगल सर्कुलेशन इस वाले में होता है क्योंकि 1 एट्रियम है, 1 वेंट्रिकल है, इन्हें दोबारा वहां पे जाने की जरूरत नहीं होती, जबकि इनको दोबारा जाने की वहीं पे जरूरत होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस और आपका एनाबेस। तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन थे, कोई डाउट है आप पूछ लीजिएगा।